अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर साइमा लेक्चर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिलेटिन, ठीक है, जो कि फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फार्माकोग्नोसी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये समझा जाता है। ठीक है, जिलेटिन को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपना कंटेंट देखते हैं कि हमने क्या क्या स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन, देन इसकी सोर्सेज, फिर हम जिलेटिन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के किस प्रोसेस से आपके पास जिलेटिन बनता है, देन आपके पास हम स्टडी करेंगे मेडिसिनल यूजेस। स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक जिलेटिन। ठीक है, अब जिलेटिन आपके पास बेटा क्या है? जिलेटिन आपके पास प्रोडक्ट होता है जो ऑब्टेन होता है बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजन ड्राइव फ्रॉम दी स्किन। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है आपके पास कि जो जिलेटिन होता है बेटा, ये क्या होता है? बेसिकली प्रोटीन होती है, ठीक है, जो कि ऑब्टेन होती है फ्रॉम पार्शियली हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजन। अब देखिए, पार्शियल हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है और कोलेजन आपके पास क्या होता है, हम पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो कोलेजन है, ठीक है, कोलेजन आपके पास बेसिकली प्रोटीन होती है, नेचुरल प्रोटीन होती है जो कि पाई जाती है आपकी बॉडी में, आपके बोन्स में, स्किन में। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बोन्स में, उनके स्किन में आपके पास कोलेजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये आपके पास नेचुरल प्रोटीन है। अब ये जो कोलेजन है ये आपके पास हार्ड होती है और फिब्रस होती है। ठीक है, जबकि अगर हम जिलेटिन की बात करें तो ये आपके पास सॉफ्ट और जेली लाइक होता है। ठीक है, इसका टेक्सचर। अब देखिए, हमने कहा कि जो जिलेटिन है बेटा, ये नेचुरल प्रोटीन आपके पास नहीं होती। ठीक है, जिलेटिन के बारे में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो आपके पास जिलेटिन है ये ड्राइव प्रोटीन है, जो कि ड्राइव होती है आपके पास कोलेजन से या एनिमल्स से। ठीक है, एनिमल्स के अंदर आपके पास कोलेजन होता है और उस कोलेजन से आपके पास जिलेटिन ड्राइव होता है। अब नेक्स्ट चीज़ आपने क्या समझनी है कि जिलेटिन एक नेचुरल प्रोटीन नहीं है। ठीक है, ये ड्राइव होती है एक नेचुरल प्रोटीन से जिसका नाम है कोलेजन। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक और वर्ड देखा जिसको हमने कहा पार्शियली हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हमने यहाँ पे एक और वर्ड पढ़ा है, ये क्या है? पार्शियली हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस क्या होता है बेटा? हाइड्रोलिसिस में हम कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करते हैं सिंपलर वन में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या होती है? हाइड्रोलिसिस में वाटर की स्प्लिटिंग होती है। तो पार्शियली हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है कि यहाँ पे कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होगी, जस्ट यहाँ पे इतनी हाइड्रोलिसिस होगी कि कोलेजन अपनी फॉर्म चेंज करके जिलेटिन की फॉर्म में आ जाएगा। लाइक वो अगर हार्ड और फिब्रस है आपके पास तो वो एक सॉफ्ट और जेली लाइक स्ट्रक्चर आपके पास बना देगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो आपके पास जिलेटिन है वो आपके पास प्रोडक्ट है जो कि ऑब्टेन होता है फ्रॉम पार्शियली हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजन। ठीक है, अब बेटा कोलेजन को हम देखें कि कोलेजन आपके पास कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये आपके पास प्रेजेंट होता है स्किन में। अगर हम फिश की स्किन की बात करें तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये आपके पास होता है कनेक्टिव टिश्यू में। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट्स में ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बेटा ये एनिमल्स की बोन्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आ जाता है वो होता है टाइप्स ऑफ जिलेटिन। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ जिलेटिन। अब जिलेटिन की बेटा 2 टाइप्स हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए जिलेटिन में आपके पास कौन सी चेंजेस आती हैं और टाइप बी में कौन सी आती है, हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये आपके पास आ जाती हैं बेसिक टाइप्स ऑफ जिलेटिन। ठीक है, टाइप ए एंड टाइप बी। अब टाइप ए जिलेटिन आपके पास क्या होती है बेटा? ये ड्राइव होती है फ्रॉम एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है टाइप ए इज ड्राइव फ्रॉम द एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर। इसका क्या मतलब है कि जो भी आपके पास कोलेजन होगा जहाँ से आपने बनानी है जिलेटिन, जब आप कोलेजन को लेते हैं तो उस कोलेजन को आप ट्रीट करेंगे एसिड के साथ। ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगी? टाइप ए जिलेटिन। और अगर आपने कोलेजन को ट्रीट किया अल्कली के साथ तो वो आपके पास होगी टाइप बी। ठीक है, टाइप बी में क्या लिखा हुआ है कि ड्राइव फ्रॉम अल्कली ट्रीटेड प्रीकर्सर। अब देखें, इन दोनों में सिर्फ यही फ़र्क है कि एक में आप कोलेजन को ट्रीट करते हैं एसिड के साथ और दूसरे में आप कोलेजन को ट्रीट करते हैं अल्कली के साथ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है?
आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। टाइप ए का जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है बेटा वो होता है 9, और टाइप बी का जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो होता है आपके पास 4.7, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट ये आता है कि व्हाट इज मीन बाय आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, और हमें फार्मेसी में इन दोनों टाइप्स की आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बेटा ऐसा पॉइंट होता है जिसमें आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाते हैं और उस मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज 0 आ जाता है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, हम उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे नेट चार्ज आपके पास मॉलिक्यूल के ऊपर 0 हो जाता है। अगर हम टाइप ए की बात करें बेटा, तो pH 9 के ऊपर आपके पास टाइप ए जिलेटिन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो आपस में इक्वल होकर नेट चार्ज 0 बना देंगे, ठीक है। और जिलेटिन क्या है बेटा, बेसिकली आपके पास ये प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन के ऊपर आप जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब समझा कि हमारे पास इस वक्त इस pH के ऊपर जो जिलेटिन है इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब ये जो टाइप बी है आपके पास, टाइप बी में जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो आपके पास क्या है 4.7 है। 4.7 का क्या मतलब है कि इस pH के ऊपर जो जिलेटिन है उसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा, ठीक है। अब देखें, दूसरा कंसेप्ट ये है कि हमें आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट देखने की क्यों ज़रूरत पड़ती है फॉर्म डी में या फॉर्म एसी में, ठीक है। देखें बेटा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आपके पास कंट्रोल करते हैं जिलेटिन की सॉल्युबिलिटी को और विस्कोसिटी को, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का नहीं पता होगा तो जब भी हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सिरप्स बनाएंगे, टैबलेट्स बनाएंगे, तो हम विस्कोसिटी और सॉल्युबिलिटी के फैक्टर में हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आपने इंडस्ट्री में बनानी है कोई भी सिरप, ठीक है, और आपने जिलेटिन का पॉइंट रखा हुआ है, आपने टाइप ए जिलेटिन लिया और उसमें उसका जो pH था वो आपने सेट किया हुआ था 9, तो वो आपके पास आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपके पास बेटा जिलेटिन की जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत कम होती है, और अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे जो सॉल्युबिलिटी होती है वो भी बहुत कम होती है। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आपके पास जिलेटिन की विस्कोसिटी को और आपके पास इसकी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। अगर आपने सिरप के अंदर यूज़ करना है जिलेटिन को, तो अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपके पास आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे तो ये सॉल्युबल ही नहीं होगा, ठीक है। वो आपके पास जिलेटिन नीचे बैठ जाएगा, तो सिरप आपके पास ठीक से नहीं बनेगी। तो आपको जब आप सिरप बनाते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि जिलेटिन का जो pH है वो आप आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वाला सेट नहीं करेंगे, ठीक है। आपने pH या इससे कम रखना है या इससे ज़्यादा रखना है, ठीक है। लेकिन आपने बिल्कुल आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वाला pH नहीं रखना होता। सेम बेटा, अगर आपने एज अ थिकनिंग एजेंट यूज़ करना है जिलेटिन को इनसाइड दी सिरप, तो आपने अगर pH 9 ही रखा है तो वो आपके पास विस्कोसिटी उसकी कम होगी, ठीक है। तो विस्कोसिटी नहीं होगी तो आपके पास थिकनिंग भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपके पास सिरप्स पे बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। आपके पास मेडिसिन, जब आप ड्रग्स बनाते हैं तो वहाँ पर आपको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स को अपने नोटिस में रखना बहुत ज़रूरी होता है। देन आपके पास जो तीसरा पॉइंट आता है बेटा, वो इनकी सोर्सेज आती हैं, ठीक है। टाइप ए आपके पास मैन्युफैक्चर होती है फ्रॉम पोर्क स्किन, ठीक है। पोर्क आपके पास क्या होता है, आपके पास जो स्किन होती है पिग की स्किन और उसकी जो बोन्स होती हैं उनको हम कलेक्टिवली एक टर्म देते हैं जिसको हम कहते हैं पोर्क, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम सुअर की खाल कहते हैं, ठीक है। तो टाइप ए वहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं या मैन्युफैक्चर होती है। अब टाइप बी जिलेटिन बेटा कहाँ से होती है, इट इज़ बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम एनिमल बोन्स, ठीक है। ये एनिमल बोन्स से आपके पास मैन्युफैक्चर होती है। बेटा आपके पास आ जाती हैं सोर्सेज, ठीक है, कि जिलेटिन आपके पास कहाँ से आपको मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक चार्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस चार्ट को मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। ये आपके पास एक क्या है, चार्ट है, ठीक है। अब इस चार्ट में आप देखें 27% जिलेटिन जो मिलता है वो बोन से मिलता है,
44% जो जिलेटिन है वो मिलता है पिग स्किन से, ठीक है, और 28% आपके पास मिलता है बोवाइन हाइड से। अब ये क्या है आपके पास बेटा, आपके पास जो कैटल होती है ना, काऊ आ जाती हैं, उसमें बफेलोज आ जाती हैं, इन सब की स्किन को, इनकी बोन्स को मिला के हम एक टर्म देते हैं जिसको हम कहते हैं बोविन, ठीक है। और इसमें हम अगर इसकी परसेंटेज की बात करें तो 28% आपको मिलती है जिलेटिन यहाँ से, ठीक है, और 1% आपके पास अदर सोर्सेज होती हैं। तो ओवरऑल हम देखें कि आपके पास कहाँ से मिलती हैं, तो ओवरऑल जिलेटिन जो है वो स्किन से मिलती है, बोन से मिलती है, कनेक्टिव टिश्यूज मिलती है, कैटल की स्किन से, चिकन की, पोर्क की, फिश की, हॉर्सेस की, तो ये सारी इसकी सोर्सेज आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो फूड इंडस्ट्रीज होती हैं बेटा, यहाँ पे आपके पास मेंशन भी होगा कि इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देयर इज नो डिस्टिंक्शन एज द सोर्स ऑफ जिलेटिन प्रेजेंट इन द फूड प्रोडक्ट। तो इसके क्या मतलब है कि फूड प्रोडक्ट्स जब बनते हैं आपके पास इंडस्ट्रीज में, तो वहाँ पे यूजुअली आपके पास नहीं मेंशन होता बेटा कि जो भी जिलेटिन यूज़ किया गया है उसकी एनिमल सोर्स कौन सी है। हो सकता है कि जो आपको वहाँ पे फूड प्रोडक्ट मिल रहा हो वो पिग की स्किन का हो, वो आपके पास पोर्क से हो, वो कैटल से हो, चिकन से हो, हॉर्स से हो, तो वहाँ पे मेंशन मोस्टली नहीं होता। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास जो स्लाइड आ जाती है ये वाली, इस स्लाइड में बेटा आपके पास छोटे से थोड़ा सा मेथड लिखा हुआ है ये आपके पास कि बेसिकली जिलेटिन कैसे बनता है, ठीक है। इसको मैं आपको शॉर्ट्स में बता देती हूँ कि देखें आपके पास जो जिलेटिन होता है उसमें, उसको बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं कि आप लेते हैं सबसे पहले बोन्स को, ठीक है। बोन्स को लेके आप बॉईल करते हैं इन वाटर, ठीक है। अब जितनी भी, देखें मैंने क्या कहा आपसे कि जिलेटिन सोर्स कौन सी होती है, वो एनिमल्स की खाल होती है या उनकी बोन्स होती हैं, ठीक है, उसकी स्किन या उनकी बोन्स। तो आपने वो लिया उसको आपने क्या किया, वाटर के अंदर बॉईल किया, ठीक है। जब बॉईल करने के बाद आपने उसकी स्किमिंग की और उसकी आपने स्ट्रेनिंग की, ठीक है। स्किमिंग और स्ट्रेनिंग में आपने फ़र्क समझना है। देखिए स्किमिंग को मैं आपको समझा देती हूँ। जब भी आप मिल्क को बॉईल करते हैं, ठीक है, अपने घरों में दूध को बॉईल करते हुए देखा भी होगा या आप खुद भी करते होंगे, तो उसमें क्या होता है कि जब वो बॉईल होता है उसके ऊपर क्रीम आ जाती है जिसको हम कहते हैं मलाई, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि उसको ऊपर से जब मलाई को निकाल देते हैं तो आपके पास पीछे प्योर मिल्क बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेटा क्या होता है कि जब हम जितना भी हमारे पास रॉ मटेरियल था, जो स्किन थी, बोन्स थी, उनको हमने जब वाटर के अंदर बॉईल किया था, उसके बाद जो भी फैट, साल्ट्स या जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं जो पानी के ऊपर आ जाती हैं उसको आपने रिमूव कर देना है। तो इस रिमूविंग को हम क्या कहते हैं, स्किमिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्किमिंग, ठीक है। देन आप इसकी स्ट्रेनिंग करते हैं। स्ट्रेनिंग में क्या होता है बेटा कि आपने फिल्टर आउट कर देना है उस लिक्विड को। जब आप फिल्टर करेंगे तो सारी इम्प्योरिटीज एक साइड पे होंगी और जो लिक्विड होगा जिसमें कोलेजन प्रेजेंट होगा वो आपके पास निकल जाएगा, जो कि गाढ़ा सा लिक्विड होगा, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, एवापोरेटिंग करनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास लिखा हुआ है, इट इज एवापोरेटिंग, ठीक है। आप क्या करेंगे कि उस लिक्विड को लो टेम्परेचर के ऊपर एवापोरेट करेंगे, ठीक है। अब लो टेम्परेचर के ऊपर क्यों एवापोरेट करते हैं, ताकि उसके अंदर जो प्रोटीन है वो डैमेज ना हो, ठीक है। एवापोरेशन के बाद बेटा यहाँ पे आफ्टर न्यूट्रिफिकेशन लिखा है, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। यहाँ पर है आफ्टर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। ये वर्ड जो है वो क्या है, प्यूरिफिकेशन, ठीक है। प्यूरिफिकेशन के बाद हमने क्या करना है, उसको ड्राई कर लेना है, ठीक है। जब वो ड्राई हो जाएगा आपके पास तो आपके पास प्योर जेलेटिन आपके पास मिल जाएगा। इन स्टेप्स को हम डिटेल के साथ फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये शॉर्ट से पैराग्राफ में लिखे हुए हैं आपके पास, शॉर्ट से स्टेप्स, ठीक है। सबसे पहले आपने बॉईल करना है, देन आपने स्ट्रेनिंग और स्किमिंग करनी है, एवोपरेशन करनी है एंड देन ड्राइंग करनी है। अब बेटा आगे आ जाती है इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। अब देखिए स्ट्रक्चर में 3 कंपोनेंट हमारे पास आ जाते हैं जो मेन कंपोनेंट है। वन इज ग्लाइसिन, ठीक है, द सेकंड इज प्रोलीन एंड थर्ड इज हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो ग्लाइसिन होता है बेटा, ये प्रेजेंट होता है हर तीसरी पोजीशन पे, ठीक है, हर तीसरी पोजीशन के बाद ग्लाइसिन प्रेजेंट होता है। और आपको पता है कि ग्लाइसिन जो है वो सबसे छोटा अमाइनो एसिड है। तो यहाँ पर ग्लाइसिन क्यों होता है, ताकि ये स्ट्रक्चर में इजीली फिट हो जाए और ये स्ट्रक्चर को आपके पास टाइट रखे, ठीक है। स्ट्रक्चर आपके पास टूटे ना, ठीक है। जिलेटिन को आपको पता है कि वो जेली लाइक होती है, उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो जो जिलेटिन है इसको क्या करता है, ये शेप देता है और ये प्रॉपर्ली टाइट होता है, हर तीसरी पोजीशन के बाद ये प्रेजेंट होता है।
देन आपके पास प्रोलीन आता है और 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो है आपके पास आ जाते हैं। अब प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन बेटा इसको क्या करते हैं, इसको हेलिक्स स्ट्रक्चर देते हैं और इसको जेली लाइक बनने में हेल्प आउट करते हैं। तो ये यहाँ पर इसकी सारी स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे बेटा आपके पास आ जाती है एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर, जितनी भी मैन्युफैक्चर प्रोसीजर्स है स्टेप बाय स्टेप वो आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो मैंने आपको शॉर्ट से प्रोसेस बताए थे, जो शॉर्ट स्टेप्स बताए थे, ये सारे डिटेल में लिखे हुए हैं उसके, ठीक है। अब यहाँ पर मेन टॉपिक आ जाता है स्टेप बाय स्टेप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेप बाय स्टेप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जिलेटिन, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपके पास आता है एसिडुलेशन। इसके वर्ड से ही आप देखें एसिडुलेशन क्या होता है, एसिड से गुजारना, ठीक है। तेजाब से आप गुजारते हैं जो भी आपका रॉ मटेरियल होगा, जो आपने बोन्स ली हैं, जो स्किन ली है, उसको हम क्या करेंगे, एसिड से गुजारेंगे, ठीक है। उसको एसिड में रखेंगे या एसिड से उसको गुजारेंगे। तो उसके रिजल्ट में बेटा क्या होता है कि ओसीन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ओसीन आपके पास क्या होता है बेटा, जब आप बोन्स को क्या करते हैं तेजाब में रखते हैं तो जो बोन्स के अंदर मिनरल होता है, बेसिकली कौन सा मिनरल होता है, इट इज बेसिकली कैल्शियम, ठीक है। तो जो कैल्शियम आपके पास होता है वो आपके पास रिमूव हो जाता है और जो पीछे से सॉफ्ट पार्ट आपके पास बचता है, सॉफ्ट प्रोटीन बचती है, उसको हम क्या कहते हैं, ओसीन, ठीक है। अब एसिडुलेशन से क्या होता है बेटा कि आपके पास ओसीन रिजल्ट्स में बनती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो भी कोलेजन होता है वो ब्रेक डाउन करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और आपके पास जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि नॉन कोलेजन इम्प्योरिटीज होती है, जिसमें फैट साल्ट्स वगैरह आ जाते हैं, वो आपके पास रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं इन द रिजल्ट ऑफ एसिडुलेशन। देन दूसरा स्टेप बेटा आपके पास आ जाता है वॉशिंग, ठीक है। वॉशिंग आपके पास आ जाता है दूसरा स्टेप। अब वॉशिंग का क्या मतलब है कि आपने जितना भी आपकी प्रोडक्ट जो बना है ओसीन, उसमें जो एसिड है उसको आपने रिमूव करना है। तो आप 24 आवर्स के लिए उसको क्या करते हैं, उसको रखते हैं या उसको राइज अप करते हैं, उसको वॉश करते हैं, ताकि उसमें जितना भी साल्ट है, उसमें जितना भी फैट है या जितनी भी अदर इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव हो जाए। तो ये आपके पास था बेसिक 2 स्टेप आ जाते हैं, पहला एसिडुलेशन, दूसरा आपके पास आता है वॉशिंग, ठीक है। देन द नेक्स्ट जो आपके पास थर्ड स्टेप आता है बेटा वो आ जाता है लाइमिंग, ठीक है। लाइमिंग में आप क्या करते हैं कि जो भी आपके पास ओसीन है उसको आप रखते हैं चूने के पानी में, ठीक है। लाइम वाटर के अंदर आप उसको रखते हैं। जब आप उसको रखते हैं तो आपके पास जो कोलेजन है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसकी हाइड्रोलिसिस होना स्टार्ट हो जाती है तो वो सॉफ्ट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और इसमें भी आपके पास जितनी भी नॉन कोलेजन इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। नॉन कोलेजन इम्प्योरिटीज रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा बेटा जो आपके पास अमाइनो एसिड होते हैं एस्पार्जिन और ग्लूटामीन, वो भी आपके पास अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं ताकि आपके पास प्योर क्वालिटी कोलेजन की मिले आपको पास, ठीक है। प्योर क्वालिटी आपको मिल जाए और उससे आप जिलेटिन बनाएं, ठीक है। अब लाइमिंग में आपने क्या किया कि उसको चूने के पानी में रखा, लाइम वाटर में रखा, उसके बाद बेटा आप दोबारा से वॉश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से वॉशिंग करेंगे जिसमें जितना भी एक्सेस लाइम होगा, एक्सेस चूना आपके पास होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी नॉन कोलेजन इम्प्योरिटीज अगर कोई रहती हैं, फैट्स वगैरह, तो वो निकल जाएंगी आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब हम दूसरी दफा वॉश करते हैं तो उसमें हमने pH सेट करना होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, जब मैंने इनकी टाइप्स बताई थी तो मैंने आपको उसमें बोला था कि pH सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि आपने हमेशा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को इग्नोर करना होता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को इग्नोर आप करेंगे तभी आपके पास जो है वो जिलेटिन की क्वालिटी बेस्ट आएगी, ठीक है। वरना आपके पास आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट उसकी विस्कोसिटी और सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है, ठीक है। देन बेटा आपके पास नेक्स्ट आ जाता है जिलेटिन एक्सट्रैक्शन। इसमें आप क्या करते हैं कि जो आपके पास ओसीन थी उसको आपने रखना होता है वार्म वाटर के अंदर, ठीक है। जब आप उसको वार्म वाटर के अंदर प्लेस करते हैं तो आपके पास जिलेटिन जो है, जो कोलेजन होता है वो डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, ठीक है। तो आपके पास ऐसे जिलेटिन एक्सट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। देन आपके पास फाइनल फिल्ट्रेशन का स्टेप आता है बेटा। इसमें आप क्या करते हैं कि फिल्टर आउट करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। आप क्या करते हैं कि जो आपके पास लिक्विड होता है उसको आप पास करते हैं फिल्टर से। और इसमें आप कौन से फिल्टर यूज करते हैं बेटा, इसमें आप यूज करते हैं प्लेट एंड फ्लेम प्रेशर फिल्टर्स, ठीक है। ये फिल्टर्स आप यूज करते हैं और इसकी मदद से आप फिल्ट्रेशन करते हैं। इससे क्या होता है बेटा कि अगर कोई एक्स्ट्रा कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन है या कोई भी पार्टिकल इम्प्योरिटी है आपके पास तो वो यहाँ से रिमूव हो जाती है, ठीक है। देन बेटा आपके पास फाइनल 3 स्टेप्स आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी स्टेप्स हैं, ठीक है।
सबसे पहले यहाँ पे आएगा पीएच एडजस्टमेंट। आपने क्या करना है कि पीएच को एडजस्ट करना है। जो आपके पास जिलेटिन एज ए रिजल्ट बना है उसका आपने पीएच 5 to 7 सेट करना है, ठीक है। इसके अलावा जो विस्कोसिटी होती है वो आपने कितनी रखनी होती है, अबाउट 25 to 50% जो लिक्विड हो वो आपका विस्कस हो। देन बेटा आपने स्टेरिलाइजेशन करनी है। स्टेरिलाइजेशन में आप क्या देखते हैं कि आपके पास जो जिलेटिन है उसमें कोई माइक्रोलॉजिकल जो भी आपके पास जिलेटिन है उसमें कोई भी माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटी ना हो, आपके पास वो प्योर हो और हाइजीनिक प्रोडक्ट बने, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आपके पास ग्राफ है, ठीक है। फिर आपके पास इंपॉर्टेंट आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मेडिसिनल यूजेस, ठीक है। अब मेडिसिनल यूजेस में सबसे पहले आपके पास आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल्स, ठीक है। अब सॉफ्ट एंड हार्ड कैप्सूल बनाने के लिए आपके पास जिलेटिन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अक्सर कैप्सूल्स होते हैं जिनके ऊपर एक शेल होता है। यहाँ पे आप ये कैप्सूल्स भी देख लें, इसके ऊपर जो शेल है जेली लाइक शेल, ये आपके पास किससे बनता है, जिलेटिन से बनता है। तो ये आपके पास क्या होता है बेटा, जिलेटिन यूज होता है सॉफ्ट एंड हार्ड कैप्सूल बनाने के लिए, टैबलेट की कोटिंग करने के लिए, ठीक है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन के लिए, ठीक है। जो टाइनी कोटिंग होती है ड्रग्स के ऊपर उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो इनकैप्सुलेशन, ठीक है। फिर इसके अलावा सुपोजिटरीज बनाने के लिए, ठीक है। सुपोजिटरीज क्या होता है, आपके पास वो वाली मेडिसिन होती हैं जो कि आप बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। बॉडी में अगर स्पेसिफिक पार्ट की बात की जाए तो रेक्टम के अंदर आप क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो वो मेडिसिन बनाने के लिए हम यूज करते हैं जिलेटिन को। देन ये आपके पास टेबलेट बाइंडर का भी काम करता है। जो भी आपके पास पाउडर पार्टिकल्स होते हैं टेबलेट में उनको आपस में कनेक्ट करना, उनको बाइंड करने के लिए जिलेटिन यूज होता है। देन बेटा ये एज अ थिकनिंग एजेंट यूज होता है, विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। सिरप्स के अंदर यूज होता है, जेल्स के अंदर यूज होता है और क्रीम्स के अंदर यूज होता है। देन आपके पास आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ वाउंड ड्रेसिंग, ठीक है। अब आपके पास हम सर्जरी के दौरान स्पंज यूज होते हैं, जो आपके पास फिल्म पाउडर या स्पंज यूज होते हैं जो कि ब्लड को एब्जॉर्ब करते हैं, वो किससे बनते हैं बेटा, जेलेटिन से बनते हैं, ठीक है। अब वाउंड ड्रेसिंग जो आपके पास होती है वो भी आपके पास किससे बनती है, जेलेटिन से बनती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास एज अ जेलिंग एजेंट यूज होता है, जेलीज में और मेडिसिन में यूज होता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपके पास पेस्टाइल्स एंड ट्रॉट्स में यूज होता है। आपके पास स्मॉल स्वीट मेडिसिन होती हैं जिसको आप लॉजेंजेस भी कहते हैं, ठीक है। अब वो आपके पास स्वीट सी मेडिसिन होती हैं जो कि आप अपने मुंह के अंदर रखते हैं तो वो आप एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो गले की छोटी छोटी टॉफीज मिलती हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है कि वो आप अपने मुंह में रखते हैं तो वो एब्जॉर्ब होती जाती हैं आपके साथ, तो वो भी कैसे बनती हैं, आपके पास जिलेटिन से बनती है। देन आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं कि ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम और उसको कंट्रोल करता है और उसको ट्रिगर करता है, ठीक है। देखें आपके पास ये जो शेल्स होते हैं ना इन कैप्सूल्स के ऊपर, ये क्या करते हैं बेटा, ये मेक श्योर करते हैं कि स्पेसिफिक साइट पे जाके आपके पास ये एब्जॉर्ब हो और ये इससे मेडिसिन रिलीज हो, ठीक है। तो ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन शेल्स की वजह से आपकी मेडिसिन गलत जगह पे जाके ओपन नहीं होती। स्पेसिफिक पार्ट जहाँ पे नेसेसरी पार्ट होता है, जहाँ पे ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, वहीं पे जाके ये शेल्स ब्रोकन होते हैं और वहां से मेडिसिन रिलीज होती है, ठीक है। और एक और पॉइंट रह गया है जिलेटिन इमल्जन के, इमल्जन में ये यूज होते हैं। देखें इमल्जन आपके पास क्या होती है, जब आपके पास अगर हम बात करें ऑयल और वाटर की तो वो आपस में मिक्स नहीं होते, तो उसमें आप क्या यूज करते हैं, इमल्सिफायर यूज करते हैं, ठीक है। तो इमल्सिफायर आप यूज करते हैं, तो इमल्सिफायर एज ए जिलेटिन को भी आप एज ए इमल्सिफायर यूज करते हैं जिसकी मदद से आपके पास इमल्जन बन जाती है, ऑयल और वाटर आपस में मिक्स हो जाते हैं और इनकी बॉन्ड आपस में टूटती नहीं है। तो ये आपके पास बेटा प्रॉपर टॉपिक था जिलेटिन का। इसके हैंड रिटन नोट्स बेटा आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर लें।